नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के पहले भाग को, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर में हमें भारत के भूमि, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि के बारे में पढ़ना है और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपनी जरूरतों और विकास के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, खनिज, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और अगर बात करें मिट्टी की, मतलब कि भूमि की, तो हम भूमि पर ही निवास करते हैं। इसके अलावा हम भूमि पर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं और इन सब के अलावा भूमि पर जंगल है और भी बहुत कुछ है। तो अब हम समझते हैं मिट्टी को, यानी कि मृदा को। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मृदा या मिट्टी कहा जाता है और मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मिट्टी यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से ही मृदा का निर्माण होता है। मतलब कि जब चट्टानों पर हवा, पानी और तापमान का दबाव पड़ता है, तब वह टूटने और फूटने लगता है, जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। और पूरे पृथ्वी पर 71% हिस्सों में पानी है और सिर्फ 29% हिस्सों में ही जमीन है, यानी कि मिट्टी है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भूमि को 3 हिस्सों में बांटा गया है: पर्वत, पठार और मैदान। जो मैदान है वो 43% भागों में है और इसका उपयोग कृषि और उद्योग के लिए किया जाता है। और जो पर्वत है यानी कि पहाड़, वो 30% भागों में है और यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है जो पानी की ज़रूरतों को पूरा करती है और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। और जो पठार है वो 27% भागों में है, जहाँ से हमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा प्राप्त होती है। अब देखो, हमने अभी समझा कि भारत में जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो अब हम समझते हैं मृदा यानी कि मिट्टी के प्रकार एवं वितरण को। तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लेटेराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा और छठा पर्वतीय मृदा। तो हम इन सब को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जलोढ़ मृदा को। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। मतलब कि जलोढ़ मिट्टी, बालू, सिल्ट यानी कि बहुत ज्यादा पतला बालू, जिसे हम गाद भी कहते हैं, और मृत्तिका यानी कि लस्सेदार मिट्टी, इन सब से मिलकर बना होता है। और जलोढ़ मिट्टी हल्का लाल या हल्का भूरे रंग का होता है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है और उत्तर भारत का जो मैदान वाला इलाका है वो मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से ही बना है, क्योंकि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी राजस्थान एवं गुजरात के पूर्वी तटीय मैदान पर पाया जाता है, क्योंकि वहां से महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां गुजरती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। फिर भी ये मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसी फसलों का उत्पादन होता है। और उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि भी कहते हैं और यह मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो, जलोढ़ मिट्टी की पहचान इसके आयु से भी होती है और आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहला पुराना जलोढ़ मृदा और दूसरा नवीन जलोढ़ मृदा। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसे बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ में बांगर की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे खादर कहा जाता है। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है, जिसके चलते ये काफी उपजाऊ होते हैं। तो अब हम अपने दूसरे प्रकार की मृदा को समझते हैं, जो कि है काली मृदा। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसॉल्ट लावा के ठंडा होकर जमने और फिर उसके टूटने फूटने से होता है। और काली मिट्टी का रंग काला होता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह की मात्रा अधिक होती है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस की कमी रहती है। इन सब के बावजूद काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा काली मिट्टी में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके बाद अब हम तीसरे प्रकार की मृदा को समझते हैं, जो कि है लाल एवं पीली मृदा। तो लाल एवं पीली मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनती है, जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत में यह मिट्टी 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाई जाती है और इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, जिसके चलते इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। और जब इस मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक होती है, तब यह पीला दिखने लगता है। इसीलिए इसे लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है, फिर भी इस मिट्टी में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद अब हम अपने चौथे प्रकार की मृदा को समझते हैं, जो कि है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसकी सबसे ऊपरी परत तीव्र निक्षालन की वजह से बह जाती है। मतलब कि बारिश के पानी से मिट्टी का पोषक तत्व बह जाता है, जिसके चलते इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके चलते मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है और यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के पहाड़ में और असम के पहाड़ में देखने को मिलती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू इन सब की खेती होती है। इसके बाद अब हम अपने पांचवें प्रकार की मृदा को समझते हैं, जो कि है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है और यह मिट्टी पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिंचाई करके और उर्वरक की मात्रा डालकर कपास, चावल और गेहूं की खेती की जा सकती है। इसके बाद अब हम अपने छठे प्रकार की मृदा को समझते हैं, जो कि है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा केवल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और वहां पर पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की कमी रहती है। और जब पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती है, तब यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। लेकिन जो पहाड़ का ढलान वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर फलों के बागान लगाए जा सकते हैं। और पहाड़ के नीचे जो नदी घाटी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर चावल और आलू की खेती की जा सकती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, वो है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। मतलब कि जमीन का किन किन कामों में उपयोग होता है। तो पहला, वन विस्तार। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर घने घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरा है कृषि अयोग्य बंजर जमीन। मतलब कि वो जमीन जो बंजर हो चुकी है और हम वहाँ पर फसलें नहीं उगा सकते हैं। तीसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर इमारत हो, सड़क हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पर भी हम फसलें नहीं उगा सकते हैं। चौथा है अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर गाय, भैंस और कई सारे जानवर घास चरने जाते हैं। पांचवा है बाग, बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर बाग बगीचे होते हैं और छोटे छोटे जंगल भी होते हैं। छठा है कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका उपयोग 5 वर्ष से न हुआ है। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर हम फसल उगा सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो गए वहाँ पर फसल उगाए हुए, ऐसी जमीन को हम कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। सातवां है वर्तमान प्रति भूमि। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर 1 साल में कोई भी खेती नहीं की गई है। आठवां है वर्तमान प्रति में अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर 5 सालों में कोई भी खेती नहीं की गई है। नौवां है शुद्ध बोई गई भूमि। मतलब कि वो जमीन जहाँ पर साल में कम से कम एक बार फसल जरूर उगाई जाती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, वो है भारत में भू उपयोग का स्वरूप। तो देखो, आपकी किताब में एक चित्र दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में भूमि का उपयोग कितना हुआ है। इस तरफ 1960-61 का डेटा दिया हुआ है और दूसरी तरफ 2002-03 का डेटा दिया गया है। ये चित्र हमें सिर्फ समझने के लिए दिया गया है। अब देखो, हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इतने जमीन का मात्र 93% आंकड़ा है हमारे पास, और जो बची हुई 7% जमीन है, उसका उपयुक्त आंकड़ा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस 7% जमीन का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, क्योंकि ये 7% जमीन विवादित है।
तो इसको हम भारत के मानचित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के जो जम्मू और कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ पर कुछ जमीन पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर लिया है, और इसके अलावा असम साइड में कुछ जमीन का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, और ये तीनों क्षेत्र 7% में आते हैं, जिसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब हम बात करते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र की। तो भारत में कुल भूमि का मात्र 54% क्षेत्र ही खेती करने के योग्य है, और भारत के अंदर जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो हर एक राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ के कुल भूमि के 80% भागों पर खेती होती है। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार की, तो इन जगहों पर 10% से भी कम जगहों पर खेती होती है। अब हम बात करते हैं वन विस्तार की। तो आप इस चित्र को फिर से ध्यान से देखो। 1960-61 में जो वन विस्तार था वो 18.11% था। वहीं अगर हम बात करें 2002 और 3 की, तो ये डेटा बढ़कर 22.57% हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो वन विस्तार है वो बढ़ा है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार किसी भी देश के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन विस्तार 33% भूमि पर होना चाहिए। तो देखो, वन विस्तार होना कितना चाहिए? 33%, और है कितना? 22.57%। इसका मतलब वन विस्तार अभी भी बहुत कम है, तो हमें और पेड़ लगाने की जरूरत है। अब देखो यार, ये वीडियो अगर बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो उसको लगा होगा कि मैं यहाँ पर कुछ गलत बता दिया, पर मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड वालों ने नशा करके किताब लिखा है, क्योंकि वन विस्तार का डेटा बिहार बोर्ड की किताब में सिर्फ 20% दिया गया है, और उसी बुक में इस चित्र में 22.57% दिया गया है। तो अब तुम ही लोग बताओ कि बिहार बोर्ड वालों ने कौन सा नशा करके किताब लिखा है। और हाँ, कोई अगर मुझे दूसरे बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो मैं उसको बता दूं कि एनसीईआरटी में वन विस्तार का डाटा 22.57% ही दिया गया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भूक्षरण और भू संरक्षण। तो मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना ही भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण को ही मृदा अपरदन भी कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भूमि की ऊपरी सतह जो उपजाऊ होती है वो पानी और हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहा जाता है। अब देखो, तेज हवा के चलने से मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, और ऐसा राजस्थान में देखने को मिलता है। और वहीं पानी की तेज धारा से मिट्टी कटकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और ऐसा नदी के किनारे देखने को मिलता है। अब देखो, बात यहाँ पर यह आता है कि भूक्षरण या मृदा अपरदन होने का कारण क्या है। तो पहला कारण है वनोन्मूलन, मतलब कि पेड़ों को काटना। तो सबसे ज्यादा पेड़ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में काटा जाता है खनन करने के लिए। दूसरा कारण है अति पशुचारण, मतलब कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो जड़ से घास खा लेते हैं, जिस वजह से जमीन खराब होने लगती है। अति पशुचारण सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। तीसरा कारण है अधिक सिंचाई, मतलब कि खेतों में हद से ज्यादा पानी देना। खेतों में बहुत ज्यादा पानी देने से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, जिनसे मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है और मिट्टी खराब होने लगती है। और ये समस्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। चौथा कारण है खनिज आधारित उद्योग, जैसे कि सीमेंट, मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण। इन सब उद्योगों में चूना, पत्थर, खड़िया, सेल खरी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जो धीरे धीरे मिट्टी की परत पर जम जाते हैं और मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को प्रभावित करता है। पांचवा कारण है औद्योगिक कचरा। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनमें से जो कचरा निकलता है वो सीधे जमीन पर फेंक दिया जाता है, जिसके चलते जमीन और जल दोनों प्रदूषित होते हैं। तो देखो, हमने जो कारण अभी देखे हैं, इन सभी कारणों की वजह से हमारी जमीन खराब हो रही है। और ये जो जमीन खराब हो रही है, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता, उत्पादन की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता, ये सब खराब हो जाती है, और इन समस्याओं को ही हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिनसे हम भूक्षरण या मृदा अपरदन या भूमि निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कुछ ऐसे उपाय है जिसे करने से हम जमीन को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि पहला, पेड़ लगाना। पहले पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ लगाना है। दूसरा है अति पशुचारण पर कंट्रोल करना। पहले जानवर बहुत ज्यादा घास खा लेते थे, अब उनको बहुत अच्छे से मैनेज करना है कि जानवर घास भी खा ले और घास बची भी रहे। तीसरा है उचित सिंचाई, मतलब कि पानी है तो बहुत अधिक सिंचाई नहीं करनी है, जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है खनन उद्योग पर कंट्रोल करना। पांचवा है औद्योगिक कचरा को सही जगह फेंकना। छठा है पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जुताई। इनसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है,
क्योंकि समोच्च जुताई करके खेती करने से पानी की तेज धार स्लो हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा पानी आएगा। 7वां है पट्टिका कृषि। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र, मतलब कि जहाँ पर हवा के कारण मृदा अपर्दन होता है, वहाँ पर हम पट्टिका कृषि करके, मतलब कि फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ विकसित करके खेती कर सकते हैं। 8वां है रसायन का उचित उपयोग। तो खाद का उचित उपयोग करके भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, लेकिन रसायन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है, और ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी फसलों पर कीटों की संख्या ज़्यादा होने लगती है और कीट को मारने का काम मेढक करती है। लेकिन जब रसायन का प्रयोग किया जाता है तब एंड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है, जिनसे मेढक की संख्या नहीं बढ़ पाती है, जिनके चलते कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कीट फसल को खराब कर देते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।